अब की बार 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी के साथ ऐसा क्या हुआ जो 300 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो गया। ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने और अयोध्या में इतना विकास होने के उपरांत भी बीजेपी अयोध्या से ही हार गई। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 की तुलना में इस पर सिर्फ आधे सीट प्राप्त हुए। अंतिम परिणाम से 2 दिन पहले तक जो एग्जिट पोल कम से कम 350 का आंकड़ा पार का दावा कर रहे थे और यहाँ तक कि विपक्ष भी इन आंकड़ों से परेशान था, तो ऐसा क्या हो गया कि 2 बार से फुल मेजोरिटी लाने वाली बीजेपी इस बार मेजोरिटी से काफी दूर रह गई। जो कांग्रेस 2019 में खत्म होने के कगार पर खड़ी थी, जिन्हें सिर्फ 52 सीटें मिली थी, जो कि इतने कम है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनना भी मुश्किल हो, लेकिन इस बार कांग्रेस ने सीधे डबल सीटें ला दी है। आखिर क्या है इस बार के उलटफेर का राज, आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। माननीय अटल जी के ये शब्द आज की राजनीति में एक क्रांति लाने का काम कर सकते हैं, परंतु आज की राजनीति का परिदृश्य कुछ अलग ही स्तर पर जा पहुंचा है। बीजेपी जो आरंभ से ही अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बताते आ रही है, जिनका उद्देश्य ही राम मंदिर बनवाना, आर्टिकल 370 हटाना, अखंड भारत है, जिसके वजह से पूरे भारत ने 2014 और 2019 में बीजेपी को पूरी मेजोरिटी के साथ जिताया। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी मेजोरिटी से काफी दूर रह गई। वैसे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने तो जा रहे हैं, पर क्या वो इस बार 5 साल का कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे या फिर एनडीए सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही बिखर जाएगी। वैसे अब वो लोग कहाँ हैं जो चुनाव से पहले डिक्टेटर चिल्ला रहे थे। अरे भाई, ये कैसा डिक्टेटर है जो मेजोरिटी भी नहीं ला सकता। प्रधानमंत्री को डिक्टेटर सिद्ध करने के लिए पूरे विपक्ष ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया था। सारे दल एक साथ मिल गए थे, लेकिन इतनी एकता दिखाने के बाद भी, इतना ड्रामा करने के बाद भी सारे दल एक साथ मिलकर भी सिर्फ बीजेपी के बराबर सीटें लाने में असमर्थ रहे। और ये कैसे विडम्बना है कि 241 सीटें लाने के बाद भी बीजेपी समर्थक उतने प्रसन्न नहीं है जितना कि 99 सीटें लाने के बाद कांग्रेस वाले हैं। खैर, आज हम इन बाकी दलों को छोड़ बीजेपी से गलतियों पर चर्चा करेंगे, जिससे अपने ही गढ़ उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपेक्षित ढंग से प्रदर्शन करने में असमर्थ रही। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिसे बीजेपी ने नजरअंदाज कर दिया, जिस कारण बहुत से राज्यों में परिणाम अनएक्सपेक्टेड रहा। इन सब में से एक बड़ा कारण है जातिवाद। पूरे उत्तर प्रदेश को देखें तो समाजवादी पार्टी ने कुल 37 सीटें प्राप्त की है, वहीं बीजेपी ने मात्र 33 सीटें, जो कि 2019 की तुलना में लगभग आधे हैं। यूपी में जातिवाद अपने चरम पर है। यहाँ यादव समाज एक प्रभावशाली समुदाय है, जो कि राज्य की आबादी का 7% है और कम से कम 15 संसदीय सीटों पर इसकी बड़ी उपस्थिति है, जिसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिला, जो खुद यादव समाज से आते हैं। विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस बनाना यहाँ कारीगर सिद्ध हुआ और मुस्लिम और दलितों का एक तरफा वोट भी समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के बाकी सदस्यों को मिला। बीजेपी को लगा कि राम मंदिर तो बन ही गया है, विकास भी अच्छा खासा हुआ है, इस वजह से उत्तर प्रदेश से जीतना बहुत आसान होगा। बीजेपी ने ना ही जातिवाद किया, ना ही फ्री की रेवड़ी दी और ना ही जातिवाद को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार कोई बड़ा नेता फील्ड किया, जिस वजह से उन्हें यूपी की जातिवाद वाली राजनीति में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। अखिलेश यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी ने जातिवाद को एक नए मोड़ पर पहुंचाते हुए लोगों में यह डर फैला दिया कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो रिजर्वेशन ही खत्म कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ संविधान को भी बदल दिया जाएगा। लोगों में फैले इस डर का फायदा इंडी गठबंधन ने जमकर उठाया। इसके साथ ही उन्होंने जनता को आश्वासन दे दिया कि अगर वो पावर में आएंगे तो 2 बड़े काम करेंगे। पहला तो कास्ट सेंसस कराना और दूसरा रिजर्वेशन को बढ़ाना। जनता इंडी अलायंस के बातों से प्रभावित हो गई। जनता को सच में ये लगने लगा कि अगर बीजेपी जीत जाएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। इस कारण बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसका परिणाम हमारे समक्ष है। इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय श्री मोदी जी विश्व प्रसिद्ध नेताओं में सबसे आगे और अपने आप में एक ब्रांड है, परंतु क्या बस वो अपने नाम के बल पर पूरे इलेक्शन को जीत सकते हैं? यही गलती बीजेपी ने किया। इलेक्शन के सबसे बेसिक स्टेप, चूजिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट कॉन्स्टिट्यूएंसी, में उचित निर्णय नहीं ले पाई और बहुत बड़ी गलती कर बैठे। जैसे कि बहुत जगहों पर उन्होंने सिटिंग एमपीज को ही रिप्लेस कर दिया। इस चुनाव में बीजेपी ने लगभग 24% सिटिंग एमपीज को टिकट ही नहीं दिया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी के उच्च नेताओं ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चयनित 35 कैंडिडेट्स को नकार दिया और जनता के बीच ऐसे चेहरों को लाए जो बिल्कुल नए और उतने प्रसिद्ध नहीं थे, क्योंकि उन्हें अत्यधिक विश्वास था मोदी है
मुमकिन है, सारा काम बस मोदी के ही नाम पर हो जाएगा। और इस ओवर कॉन्फिडेंस के नतीजे आपके सामने हैं। यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्य में 2019 की तुलना में सिर्फ आधे सीट, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। एक और बड़ा मोरल फैक्टर जो वैसे तो बीजेपी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन वो पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो गया। ये जो 400 पार का नारा था वह कुछ हद तक बीजेपी पर विपरीत प्रभाव डाल गया। वैसे तो ये नारा इसलिए दिया गया था कि जो लोग बीजेपी के समर्थक नहीं भी थे वो भी आकर बीजेपी से जुड़े और अधिक से अधिक मात्रा में बीजेपी को वोट करें, पर इसका उल्टा ही असर पड़ गया। चुनावों के समय काफी गर्मी पड़ रही थी और लोगों ने सोचा कि अब की बार तो 400 पार जा ही रहा है, तो मेरे एक वोट ना देने से क्या ही फर्क पड़ेगा। और शायद यही बात बड़ी संख्या में जनता ने सोचा, जिसका उल्टा परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ा। अगली गलती बेहद महत्वपूर्ण है और ये गलती होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी है, मुस्लिम वोट्स। बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर बार बार एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगता रहा है, पर जब हमने फैक्ट्स को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। हमने पाया कि मोदी जी ने पिछले 10 सालों में मुसलमानों के लिए जितना काम किया है उतना स्वतंत्र भारत में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। और ये बस कोई बयान नहीं है, हमने एक एक सरकारी स्कीम के आंकड़े निकाले जिसका फायदा उठाने वालों की सूची देखकर हम हैरान रह गए। मोदी सरकार द्वारा चलाए गए वेलफेयर स्कीम्स का सबसे अधिक फायदा मुसलमानों को हुआ है। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर 3 तलाक खत्म करने तक मोदी सरकार के जिन फैसलों को मुस्लिम विरोधी बताया गया उससे सबसे अधिक फायदा मुसलमानों को ही हुआ है। जिस गुजरात को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जहां 25 सालों से बीजेपी की सरकार है, वहां एक आम मुस्लिम की स्थिति हर मामले में देश के बाकी मुसलमानों से कहीं बेहतर है। 2014 में भाजपा की सरकार बनने से पहले जहां सरकारी नौकरी में मुसलमानों की हिस्सेदारी मात्र 5% थी, वो अब बढ़ के 10% हो गई है। देश में मुसलमानों की आबादी 14% है, मगर पीएम आवास योजना में घर पाने वालों में 31% मुसलमान है। किसान सम्मान निधि में जिन लोगों को पैसा मिला उनमें से 33% मुसलमान है। मुद्रा योजना में जिन लोगों को पैसा दिया गया उनमें भी 36% मुस्लिम है। ये भाजपा की सरकार थी जिसने सऊदी अरब से बात करके हज का कोटा बढ़वाया, उस पर लगने वाले जीएसटी को 18% से कम करके 5% कर दिया। इसके अलावा मोदी सरकार ने उड़ान योजना चलाया जिसमें मुस्लिम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग कराई जाती है और तैयारी करने वाले बच्चों को 1500 से 3000 रूपए दिए जाते हैं। मोदी सरकार में इस तरह के स्कॉलरशिप्स के जरिए 2000 करोड़ मुस्लिम छात्रों को दिए गए। मोदी सरकार के शादी शगुन योजना में ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रूपए दिए जाते हैं। ऐसे और कई स्कीम्स हैं, परंतु अगर इस बात पर विचार करें कि क्या मुस्लिम्स के लिए इतना सारा कार्य करने के बाद भी बीजेपी को रिटर्न में कुछ मिला, तो वो है सिर्फ धोखा और कुछ नहीं। इतना कार्य करने के बाद भी 90% से ऊपर मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब है पर सच है। यूपी में बीजेपी के बुरे प्रदर्शन में एक बहुत बड़ा योगदान मुस्लिम समुदाय का भी है। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सही बैठती है, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मोदी जी ये बात बिल्कुल ही भूल गए थे। जिस मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में जानकर वो 400 पार का दावा कर रहे थे, उस मुस्लिम समुदाय का 5-7% से अधिक वोट उन्हें नहीं मिलने वाला था। आप मुस्लिम समुदाय के लिए इतना काम करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन आपको एंटी मुस्लिम होने का टैग दिया जाता है और आप उसे ढोते हैं और परिणाम आपके समक्ष है। बीजेपी के लिए इस अनपेक्षित परिणाम की जिम्मेदार और बहुत सी बातें हैं, जैसे आरएसएस को नजरअंदाज करना, राम मंदिर को जल्दीबाजी में बनवाने के कारण वहाँ के लोकल्स को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और ऊपर से वहाँ से डिस्प्लेस हुए लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया और इसका परिणाम सीधे इलेक्शन के रिजल्ट में दिखा। बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान न देना, अग्निवीर जैसे संवेदनशील स्कीम को एकाएक इम्प्लीमेंट कर देना जिसका सीधा फायदा विपक्ष ने उठाया, किसान आंदोलन, रेसलर्स प्रोटेस्ट, मणिपुर वायलेंस, इन सबको सही ढंग से हैंडल नहीं करना इस अनपेक्षित परिणाम में बहुत बड़े फैक्टर साबित हुए। राहुल गांधी और विपक्ष को हल्के में लेना भी आज बीजेपी की बहुत बड़ी भूलों में से एक है। खैर, हमें जो महत्वपूर्ण लगे उन सभी फैक्टर्स पर हमने चर्चा किया और अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब बीजेपी अपनी गलतियों को ध्यान में रखते हुए आगे का काम करे। पूरा भारत मोदी जी के साथ है। और हाँ, अयोध्या में बीजेपी की हार का सारा ब्लेम अयोध्या वासियों पर नहीं लगाया जा सकता। अयोध्या में बीजेपी का हारना दो तरफा गलतियों का नतीजा है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।